नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग शाकुशल होंगे। हिंदी व्याकरण के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है, जहां हम लोग चर्चा करेंगे वर्णमाला के बारे में। हमारी चर्चा का मुख्य विषय यहाँ पे रहेगा स्वर के बारे में। कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। एक-एक टॉपिक लगातार पर डे कवर करेंगे, ताकि 60 डेज़ के अंदर आप सभी का हिंदी का कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी सीरीज़ में आएँगे। चलिए डिटेल क्लासेस के साथ आपको मिलेगी इसकी पीडीएफ नोट्स कहाँ से मिलेगी, किस तरह से मिलेगी, उसके लिए आपको सेशन को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए थे, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक-एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति नए कदम को बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। अच्छा, सबसे पहले आपके मन में विषय एक क्वेश्चन आना चाहिए, वर्णमाला क्यों कहते हैं? क्या ये किसी के शरीर पे चढ़ाई गई कोई माला है? वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित क्रम है। वर्णों का व्यवस्थित क्रमबद्ध क्रम है, जिसको हम लोग वर्णमाला के नाम से जानते हैं। वर्णमाला है क्या? वर्णमाला हिंदी भाषा में वर्णों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है तथा उसका लेखन रूप जो है उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण क्या है? भाषा की लिखित प्रारूप का सबसे छोटा अंग है। इसके और भी टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब वर्णों को एक व्यवस्थित क्रम में सजा दिया जाता है तो उसे हम लोग वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को मुख्य 2 भागों में डिवाइड किया जाता है कि वर्णमाला में कौन-कौन से वर्णमाला में स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन को पढ़ने से पहले आपको 2 अहम बातें याद रखनी पड़ेंगी कि हिंदी भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक है और इस वैज्ञानिक भाषा में उच्चारण का आधार अलग है और लेखन का आधार अलग है। मतलब जितनी चीज़ें हम लोग भाव व्यक्त कर सकते हैं, पर उन सभी भावों को हम लोग लिख नहीं सकते हैं। अब आपके मन में संशय आना चाहिए कि जब हम लोग उसको बोल सकते हैं परंतु लिख नहीं सकते, तो हमारे यहाँ भावनाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है कि व्यक्ति कितना भी एक्सप्रेस कर सके, पर उसके लिखने के लिए वर्डों की बहुत कमी पड़ेगी। जैसे अब चर्चा करते हैं हम, उच्चारण के आधार पे वर्ण तो 45 हैं, परंतु लेखन के आधार पे इनके लिए 52 वर्णों की ज़रूरत होती है। 45 वर्णों में क्या है, 10 स्वर हैं और 35 हमारे यहाँ व्यंजन हैं। लेकिन लेखन के आधार पे जब चर्चा करते हैं, तो इसमें 13 स्वर हैं, 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त स्वरों का और देखने को मिलते हैं। 13, 35, 4 और उच्चारण के आधार पे क्या है, 45, 10 और 35, ठीक कन्फर्म। अब इन 10 स्वरों के बारे में चर्चा करते हैं, व्यंजनों के बारे में चर्चा करते हैं, पर आज हमारा चर्चा का मुख्य विषय रहेंगे ये 10 स्वर। ये कुल 10 स्वर क्या होते हैं, इनको किन भागों में डिवाइड किया गया है और इन को किस आधार पे अध्ययन करेंगे। वैसे स्वरों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करें तो स्वरों को 5 आधार पे बांटा जाता है। उच्चारण के आधार पे, ओष्ठाकृति के बारे में, शब्द खुद बोलता है ओठ की आकृति क्या होगी। जैसे आपने ऊ का उच्चारण किया तो आपका मुंह ऊ बना। ये जो ऊ बन रहा है, ये किस तरह से बना? ओष्ठाकृति क्या है? ओठ की आकृति के आधार पे। जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पे, मतलब जीभ का अगला भाग काम कर रहा है, पिछला भाग कार्य करता है, मध्य भाग कार्य करता है। मुख आकृति के बारे में, पूरे मुख की आकृति में क्या परिवर्तन हो रहा है और नासिका के आधार पे क्या उसको बोलते समय नाक की जरूरत पड़ रही है, इन आधारों पे वर्गीकरण किया जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसका पहला वर्गीकरण उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे स्वरों को 3 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। एक बार में समझना है, कम समय लेके समझना है। तो ह्रस्व स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में कम या न्यूनतम समय लगे। दीर्घ स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर की तुलना में अधिक समय लगे, परंतु प्लुप्त स्वर की तुलना में कम समय लगे। प्लुप्त स्वर क्या है? जिनमें सबसे अधिक उच्चारण में समय लगे, उससे हम लोग प्लुप्त स्वर कहते हैं। मेरे ख्याल से अब आप कन्फर्म। अब हम लोग एक बार डिटेल में भी देखते हैं। ह्रस्व स्वर क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, इन चारों को याद रखिएगा। छोटा अ, इ, उ, ऋषि। अ, इ, उ, ऋषि। ठीक, कंफर्म हो गया? 4 कौन से? अ, इ, उ, ऋषि। इनको हम लोग एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। साथ में इनकी जो दृष्टि है, उन दृष्टि के आधार पे छोटी स्वर, एक मात्रिक स्वर, लघु स्वर, साथ में मूल स्वर, शांत स्वर या स्थिर स्वर भी कहते हैं। अब हम लोग ह्रस्व स्वर से थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। इन सातों को याद रखिए। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक? इन 7 हो गए। इन सातों के बारे में डेफिनेशन के बारे में क्या पढ़ेंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर का दीर्घ रूप माना जाता है।
यहाँ दीर्घ शब्द का प्रयोग उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर किया जाता है। देखो हम लोग प्लुस स्वर के बारे में चर्चा करें, प्लुस स्वर को दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है। कभी-कभी हम लोगों ने पढ़ा होगा, हे राम, ओम, ये जो ओम, आ, हे राम, ये जो की मात्रा है, इसका उच्चारण हम लोग क्लुप्त स्वर के रूप में करते हैं, ठीक? अब हम लोग चर्चा करते हैं ओष्ठाकृति के बारे में। ओष्ठाकृति अभी हम लोगों ने पढ़ा था नाम से, ओठ की आकृति में क्या परिवर्तन होगा, उससे हम लोग ओष्ठाकृति कहेंगे। ओष्ठाकृति के आधार पे 2 भाग भेग होंगे, एक वृत्ताकार, एक आवृत्ताकार। वृत्ताकार क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ गोल हो जाते हैं, जैसे ऊ, ओ, औ। आवृत्ताकार क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में ओठ गोल ना होके फैले रहते हैं, अ, आ, ई, ए, ठीक? जीभ के प्रयोग के आधार के बारे में चर्चा करें। जीभ के प्रयोग के आधार में हम लोग स्वरों को 3 भागों में बाँटा जाता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर का मतलब क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अगले भाग का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। ये ई, ए। मध्य स्वर के बारे में चर्चा करें। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के मध्य भाग का प्रयोग किया जाता है, जैसे अ। पश्च स्वर के बारे में चर्चा करें। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पश्च भाग का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम लोग पश्च स्वर कहते हैं। आ, औ, ऊ, ओ, औ, ठीक? मुखाकृति के बारे में चर्चा करें। जैसा हम नाम से कंफर्म हो रहा है, मुख की आकृति में जो परिवर्तन हो रहा है, उस आधार पे स्वरों को किन भागों में बांटा जाता है? स्वरों को 4 भागों में बांटा जाता है। सव्रंत, अर्धसंवृत, विव्रंत, अर्धविव्रंत। नाम पढ़ने में कंफर्म हो, बड़ा कंफ्यूजन सा है, इसलिए मैंने इसको याद करने के लिए बहुत अच्छा सा तरीका याद रखा। संवृंत का मतलब सदैव होता है मुख द्वार का सकरा होना या बंद होना। संवृंत का क्या है? सकरा होना या छोटा सा होना। विव्रत का मतलब होता है खुला होना। बस मैंने ये 2 लेटर लिख दिए, और जहां मैंने ये 2 लेटर लिखे, तुरंत हमें कंफर्म हो गया, एकदम अक्षर की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या स्वर व्यंजन क्या है? सॉरी, समृद्ध स्वर क्या है? समृद्ध स्वर वो उच्चारण जिनके उच्चारण में मुख सकरा रहे या मुख ना खुले, उन्हें हम लोग समृद्ध स्वर कहेंगे। संख्या 4, ई, ऊ। अर्ध समृद्ध जिनमें आधा मुख खुला रहे, आधा मुख सकरा सा रहे, इनकी संख्या 2 है, ए, ओ। विव्रत के बारे में चर्चा करें। विव्रत में मुख पूरा खुले, आ, ओ, ठीक? अर्ध विव्रत के बारे में चर्चा करें, जिसमें मुख आधा खुला रहा है, जैसे आ, ए, ओ, औ, ठीक? चारों के बारे में कंफर्म हो गया, चारों की डेफिनेशन याद हो गई, चारों डिटेल से हो गए। फिर हम लोग चर्चा करते हैं नासिका के प्रयोग के आधार पे। नासिका के प्रयोग के आधार पे स्वरों का उच्चारण 2 आधार पे किया जाता है। सिर्फ इनका उच्चारण किया जाता है, इनकी संख्या के बारे में नहीं। निर्नासिका क्या है? निर्नासिका के अंतर्गत वे सभी स्वर आते हैं। देखिए, निर्नासिका क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में नाक का प्रयोग नहीं किया जाता, उन्हें हम लोग निर्नासिका कहते हैं। आ, ई, ऊ। और कभी-कभी इनमें अयोगवाह 3 मिला दिए जाते हैं। अयोगवाह कौन-कौन से मिलाए जाते हैं? जैसे हम लोगों ने अभी अयोगवाह के बारे में चर्चा करेंगे। एक अ, जब कभी ये अयोगवाह का प्रयोग कर लिया जाता है, चांद बिंदु का प्रयोग कर लिया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग आनुष्का या सानुष्का के बारे में चर्चा करेंगे। सानुष्का क्या है? जिन स्वरों को उच्चारण में मुख के साथ नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात जिन स्वरों को उच्चारण में मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिका कहलाते हैं। जैसे हँसना, आँख, ऊँट, सरसों, परसों, चंद्रबिंदु या बिंदु का मुख्य भाग। अब हम लोग एक और चर्चा कर लेते हैं, जैसे शांत स्वर। ये स्वरों का भेद नहीं है, ये स्वरों का प्रारूप है कि शांत स्वर क्या होता है, समान स्वर क्या होता है। शांत स्वर वो स्वर जिनका निर्माण अलग-अलग स्वरों से हुआ है, या आजाति या विजाति स्वरों से जिनका निर्माण होता है, उन स्वरों को हम लोग शांत स्वर कहते हैं। जैसे ए, ओ, औ। समान स्वर क्या है? जिनका निर्माण समान स्वरों से होता है या एक जाति के स्वरों से होता है, उनको हम लोग सजाति या एक समान स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ठीक? अब हम लोग इनकी मात्रा के बारे में देख लेते हैं कि छोटा आ की मात्रा नहीं होती, परंतु बड़ा आ की मात्रा ये होती, छोटी ई की मात्रा ये होती, बड़ी ई की मात्रा ये होती, छोटा ओ की मात्रा ये होती, बड़ा ओ की ये होती है, रे की मात्रा ये होती, ए की मात्रा ये होती है, ए की मात्रा ये होती, ओ की मात्रा ये, और औ की मात्रा यह होती है। आ कोई वर्ण नहीं है, आ की कोई भी मात्रा नहीं होती, एकमात्र वर्ण है। जब आप इसको बारे में चर्चा करें, तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, सिरा रेखा क्या होता है, या इसको सिरोरेखा के नाम से जानते हैं। सिरोरेखा क्या है? जैसे हमने ये सेंटेंस कंप्लीट किया, इस सेंटेंस को कंप्लीट करते ही, इस शब्द को पूरा करते हैं, हम लोग एक रेखा खींचते हैं। शब्द के ऊपर खींची जाने वाली वह रेखा जो शब्द के पूर्ण होने की उत्पत्ति या पूर्ण होने की अनुभूति कराती है, उसे हम लोग सिरा रेखा के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से हिंदी का यह सेशन स्वर आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा।
अब स्वरों से संबंधित पीडीएफ कहाँ से मिलेगी उस बारे में थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। पीडीएफ आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ने का मतलब तो मन है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगी। दोनों की नहीं इच्छा तो ये एक जी ड्राइव का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप जाके जुड़ सकते हैं। परंतु जी ड्राइव में क्या आपको डेली चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं खुद ही आप लोगों तक प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए सेशन को यहीं तक रखते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नया है, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। और उससे इम्पोर्टेंट जानकारी कमेंट करना मत भूलिएगा आपको ये क्लास कैसी लगी है। आज के सेशन के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे। धन्यवाद दोस्तों।